मित्रों, किसी भी घटना, किसी भी गतिविधि को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, या उसके बारे में हम दो प्रश्नों के साथ विमर्श को खड़ा कर सकते हैं। पहला प्रश्न होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये जो कि बहुत ही स्वाभाविक है और जो प्रायः लोग करते हैं। लेकिन दूसरा जो इससे भी महत्वपूर्ण है कि क्या जो कुछ भी हो रहा है वही होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये उससे अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण विमर्श है, जिसे प्रायः छिपाने का या नेपथ्य में धकेलने का प्रयास होता है। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं मीडिया के मेंटलिस्ट्स के इस तीसरे हिस्से में, जहां मैं क्या होना चाहिए वाले नैरेटिव पर जाना चाहूंगा। और मैं आपको बता दूं कि पिछले दो भागों में मैंने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ विशेष चैनलों के माध्यम से जिस तरह का भ्रामक विमर्श खड़ा किया जा रहा था एक शोरगुल के माध्यम से, कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो करते हैं क्या वो किसी तरह का चमत्कार है, या कि वो सिर्फ एक मेंटलिज्म का ट्रिक है जो कि कोई भी मेंटलिस्ट, जो कोई भी जादूगर, कोई भी मैजिशियन कर सकता है। इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर रिपीट करता हूं। यद्यपि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार ही करते हैं, वो चमत्कार इन मेंटलिस्टों के तथाकथित ट्रिक्स, बचकानी ट्रिक्स, स्लाई ऑफ हैंड इल्यूजन से बहुत आगे की चीज है। फिर भी मैं कहता हूं कि ये जो शोरगुल है वो किस चीज को छुपाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि मीडिया ये तो दिखा रहा है कि वो जो करते हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगा करके जिस तरह से इस पूरे नैरेटिव को राष्ट्रद्रोहियों ने खड़ा किया है, और इसमें इनोसेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो व्यवसायिक किस्म के जो मेंटलिस्ट और जादूगर हैं उनका इस्तेमाल करके मेन स्ट्रीम मीडिया इस पूरे मामले को एकदम यू टर्न में ले जाकर कहीं और ले जाना चाहती है, जो वास्तव में दिखाना चाहिए। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे जो प्रश्न उठाए गए थे किसी दानों के, यानी कोई अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वाले के माध्यम से, उसका इंटेंशन क्या था, आखिर वो क्यों इस तरह के प्रश्न उठा रहा था, उसके प्रश्न करने के पीछे की उसकी मंशा क्या थी। रिपोर्टर किसको कहते हैं? टेलीविजन चैनल का काम क्या है? जो केवल हो रहा है वही दिखाना, कि ये क्यों हो रहा है वो भी बताना। तो हुआ क्या, उसने कहा कि ये सब कुछ अंधविश्वास है, चमत्कार कुछ होता नहीं, बस मीडिया वाले लग गए भेड़िया धसान की तरह। अरे भाई मेरे, ये जो आरोप लगाने वाले थे उन्होंने आखिर अचानक से क्यों आरोप लगा दिया? क्योंकि उन लोगों ने बीते समय में बहुत प्रयास किया होगा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धकेलने का, पछाड़ने का, उनके खिलाफ किसी तरह का बहुत ही कुत्सित आरोप लगाने का। जब देखा कि भाई हम और कोई तिकड़म नहीं कर सकते हैं, तो चलो चमत्कार वाले मामले को ही आगे बढ़ा दो। और वही हुआ, और इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया टूल बन गई, उनके हथियार बन गई, उनके औजार बन गई। और फिर ये जो व्यवसायिक किस्म के जो तथाकथित, जो जिसको कहते हैं ना कि भाई एकदम जैसे गुमनाम से रह रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं कि वो भारत में रहते हैं, भारत में क्या हो रहा है, भारत देश में किस किस तरह के राष्ट्रद्रोहियों के षड्यंत्र चल रहे हैं, इसके बारे में पूरी तरह बेखबर, केवल खाओ कमाओ, जादूगरी दिखाओ। अरे दिमाग रखते हो, दूसरे का दिमाग पढ़ते हो, तो थोड़ा भारत का इतिहास भी पढ़ लो। ये भी जानो कि भारत 1400 वर्षों से संघर्ष की मुद्रा में खड़ा है, और उसमें बीते 4-5 शताब्दियों ने एक अलग तरह का और संघर्ष जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक गंदे नाले के पानी को हम साफ करने के लिए लगे थे, खड़े थे, जूझे हुए थे, वहीं पे अचानक उसी गंदे नाले में एक और बड़ा बृहद गंदा नाला आकर के मिल गया। अब वो दोनों नाले मिलकर के एक बड़ी नदी के रूप में हमारे सामने बाढ़ के रूप में खड़े हैं। वहां पर तुम बड़े ही अनभिज्ञ बन करके टेलीविजन स्क्रीन पर आ करके और चिघाड़ चिघाड़ करके पोल खोल कार्यक्रम कर रहे हो बेहुदों, दुष्टों। क्यों? क्योंकि तुमने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा। बड़ा दावा करते हो तिड़िंग भिड़िंग करके अपना मैजिक दिखाने का, चलो तुम इल्यूजन ही करते हो, ट्रिक ही करते हो, लेकिन कहते हो ना कि हमने दिमाग पढ़ लिया। अरे बेहुदो, तुमने कभी इतिहास भी पढ़ा है? अब मैं आपको आता हूं कि क्या होना चाहिए था। क्यों किसी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ इस तरह का साजिश करके एक गलत नैरेटिव खड़ा कर दिया, और वास्तव में इस घटना के बाद एक कैसा नैरेटिव खड़ा होना चाहिए था, उस पर मैं आता हूं। इस पर आने के लिए थोड़ा हमको
इधर उधर घूमना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक राष्ट्रीय यज्ञ में लगे हुए थे। वे उसी यज्ञ में लगे हुए थे जिस यज्ञ में 632 के बाद से, या उसके पूर्व में भी, लेकिन 632 के बाद विशेष करके, क्योंकि उस समय से गंदे नाले का भारत क्षेत्र में घुसने का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका था। उस समय से हमारे योद्धाओं ने, राजाओं महाराजाओं ने और तमाम तरह के हुतात्माओं ने अपनी आहुतियां दे डाली और उस संघर्ष को उसी जगह पर खड़ा करके रखा। लेकिन कई बार हम उसमें इस कदर भी पराजित हुए जहां हमें अपने भूभागों से भी हाथ धोना पड़ा और विश्व के मानचित्र पर दो धब्बे के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश नामक देश आ गए। हमारा देश भीतर ही भीतर ना जाने कितने स्टेट्स में बटा है। हम खोखले होते चले जा रहे हैं। लेकिन हम 632 के बाद से जिस संघर्ष की मुद्रा में खड़े थे उसी संघर्ष की मुद्रा में आज भी खड़े हैं और उसमें सैकड़ों योद्धा लगे हुए हैं और अब तो हजारों योद्धा भी इस संघर्ष में लगे हैं। उन्हीं योद्धाओं में से एक है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और जो कह लें कि जिन्होंने अपने युद्ध को बड़े पैमाने पर जारी रखा है। तो भैया जब बड़े पैमाने पर आप युद्ध कीजिएगा तो आपको ढहाने के लिए, आपको गिराने के लिए बड़े पैमाने पे साजिश होगा, और वही हो रहा है। और विमर्श को कहां ले जाकर धकेल दिया गया। और इसमें हम मूर्ख लोग, यानी जो हिंदू राष्ट्रीय सनातन पक्ष रखने वाले भी टेलीविजन पे आते हैं, वे भी इसी उधेड़-बुन में पड़ गए। नहीं नहीं नहीं, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार ही करते। हाँ भाई, चमत्कार करते हैं तो हम मानते हैं, फिर इस पे तुम क्यों पड़े हुए हो? अरे इस बात पर आओ ना कि वे जो चमत्कार करते हैं, इस विमर्श के ऊपर जो बहस छिड़ा दिया गया है वो क्यों छिड़ा गया, इस पर आओ। हम जानते हैं कि जादूगरी जादूगरी है, ट्रिक्स ट्रिक्स है, गैजेट्स गैजेट्स है, साइंस साइंस है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को धोखा दिया जाता है, आंखों में धूल झोंका जाता है, ये हम जानते हैं। और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो करते हैं वो एक सिद्धि है। अब इसको बताने में लोग लगे हमारे यहां सिद्धियों का, अरे भाई ठीक है, महत्व तो नहीं है, लेकिन वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसको प्रश्न करने वाले ने अचानक ही क्यों इतना बड़ा कर दिया, इस पे कोई नहीं आना चाह रहा है। अब मैं आता हूं, चलिए हम ट्रेवल करते हैं। लेट अस टाइम ट्रेवल बैक टू 1956। आप कहेंगे कि 1956 से क्या मामला है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का? है आज के मीडिया के मेंटलिस्ट में मैं इसी टाइम ट्रेवल से मैं 1956 में जाकर के यहां आऊंगा। एक तो मैं पीछे चला गया था 632 में, 712 में भी जा सकते हैं, 1025 में भी जा सकते हैं, 1192 में भी जा सकते हैं। ये सारे तिथियां आप संदर्भ में ले लीजिएगा, इतिहास की पुस्तकों में खंगाल लीजिएगा। लेकिन मैं 1956 में जाऊंगा तो आप कहेंगे कि 1956 की कुछ घटनाओं को हम याद करेंगे तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री, हाँ, नेहरू था। अरे वही तो सबसे कचड़ा आदमी था इस देश में। आपको ये भी पता होगा कि 1947 में क्या हुआ। आपको ये भी पता होगा, अगर क्विज क्वेश्चंस में कोई पूछ दे कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, झट से जवाब आता है, हाँ वही राक्षस नेहरू। हु इज द फादर ऑफ द नेशन, हाँ वही खतरनाक विलेन, इतना घटिया, इतना बड़ा भयानक गुंडा, उसका भी नाम जी से ही है, गुंडा। लेकिन मैं 1956 की बात कर रहा हूं, मैं सीधे बात पे आता हूं और उसको मैं जोड़ूंगा कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं उससे कैसे 1956 जुड़ा हुआ है। 1956 में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिस कमेटी का नाम था क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज इंक्वायरी कमेटी मध्य प्रदेश, और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था रिटायर्ड जस्टिस भवानी शंकर नियोगी को। 1954 से पहले, अब आप देख लीजिए स्थिति क्या है। भारत में अंग्रेज थे, वे 1600 में आ गए थे, धीरे धीरे पसरते रहे 1598-99, यानी ठीक 1600 से लेकर के पुर्तगीज के आने के बाद से गोवा और तटीय क्षेत्रों में, और फिर उसके बाद उनके प्रसार के साथ महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में, कर्नाटक के अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से क्रिश्चियनिटी का प्रसार होता रहा, बाद में अंग्रेजों के आने पे वो पूरे भारत में फैल गया। इससे जो है इवेंजेलिकल यानी कन्वर्सन का मामला इतना अधिक आगे बढ़ चुका था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। लेकिन 1947 तक तो लड़ाई कुछ और थी, ट्रांसफर ऑफ पावर की थी। ठीक, अंग्रेजों को भगाना भी हमारा उद्देश्य था, लेकिन इस अंग्रेजों को भगाने के चक्कर में की लड़ाई को जहां
राष्ट्रवादी क्रांतिकारी अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, वहीं पर गांधी, नेहरू एंड कंपनी ने क्या किया, इसे ट्रांसफर ऑफ पावर की लड़ाई बना दी। गांधी ने कहा कि देखो मैं तो तुम्हारा आदमी हूं शुरू से ही, अफ्रीका में भी था तुम्हारा था, इंडिया भी आया तो तुम्हारा था, जब जब मैंने आंदोलन किया तुम्हारे लिए किया, हे अंग्रेजों कुछ तो पुरस्कार दे दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, क्रांतिकारियों को श्रेय नहीं देंगे, ये लो ट्रांसफर ऑफ पावर, तुम किसको देना चाहते हो, मेरा चट्टा बट्टा है ना नेहरू, उसको दे दो। नेहरू को दे दिया, खैर ये तो अलग कहानी है। तो कहने का मतलब है कि क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्सन कर रही थी, ये मुद्दा गौन हो गया था अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई से। आजादी की लड़ाई नहीं थी वो, हम कभी गुलाम नहीं थे, कभी नहीं थे, अंग्रेजों को भगाना था। लेकिन अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई को लोगों ने ट्रांसफर ऑफ पावर की लड़ाई बना करके 47 में पावर अपने हाथ में ले लिया। तो लोगों के मन में फिर भी एक आशा हुई, चलो चलो ये अंग्रेज तो चले गए, अब ये लोग, नेहरू सुनेगा हमारी बातों को। लेकिन लोगों ने इंतजार किया, 47, 48 ऐसे सो करके गिनते 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 अरे 50 हो गया, कुछ नहीं किया नेहरू ने। 51, 52 लोग घबरा गए। 53, अब लोगों का सब्र का बांध टूट गया। और विशेष करके ये गतिविधियां जहां विशेष रूप से चल रही थी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में तो लोगों का ध्यान भी नहीं जा रहा था, वहां इस तरह की जागरूकता भी नहीं थी, साउथ इंडिया में इन सब जगहों पे। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग बड़ी जागरूक लोग थे। उन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि आप जो है एक कमेटी बनाओ और कन्वर्सन की जांच करवाओ। और एक कमेटी बनाई गई जस्टिस नियोगी के चेयरमैनशिप में, क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज इंक्वायरी रिपोर्ट मध्य प्रदेश, हेडेड बाय जस्टिस भवानी शंकर नियोगी। इसके पहले कि इस रिपोर्ट में क्या था, मैं आपको इस कमेटी की रिपोर्ट का हस्र, एक कमेटी बनी 14 अप्रैल 1954 को, और उन्होंने ठीक 2 साल में 18 अप्रैल 1956 में ये रिपोर्ट सौंप दी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को। और इसमें जो कुछ भी था उस पर हम आएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट का हस्र क्या हुआ, रिपोर्ट आई, छपी, इसकी प्रतियां अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर वितरित हुई। क्रिश्चियन मिशनरीज का जो एक भयानक गैंग है, वो गैंग जिसको माफिया है, वो रातों रात एक्टिव हो गया। बहुत अधिक मात्रा में थे, उनके पास बहुत पैसे थे, यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट की लोकल बॉडीज भी उनको लेप्रेसी हाउस चलाने के लिए, ऑर्फेन हाउस चलाने के लिए, गरीबों बूढ़े बीमारों के घर चलाने के लिए तमाम तरह से मदद करती थी। उनका गैंग रातों रात एक्टिव हुआ। उन्होंने मार्केट से जहां कुछ हिंदुओं के हाथ में पुस्तकें लग गई थी वो तो बची रह गई, कुछ लाइब्रेरीज में गुप्त रूप से रह गई तो बची। उन्होंने रातों रात सारी पुस्तकें खरीद करके, यानी रिपोर्ट की कॉपी जो लगभग 400-500 पन्ने की मोटी कॉपी थी, उन्हें लोगों ने खरीद करके और सब जगह से ला करके जला करके राख कर दिया। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, इस बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहानी आपको बताता चलूं। आंध्र प्रदेश के एक सन्यासी हुआ करते थे जिनका नाम था बाबा माधव दास। उनके हाथ भी इसकी एक दो कॉपी लग गई थी और बच गई थी। वे इसे जब उनके हाथ लगी तो वे एकदम से, जो जिसको कहते हैं पागल हो जाना, मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए। अरे ये क्या हो रहा है भारत में, इतनी भयानक भयानक बातें हो रही और हम बेखबर हैं। तो उन्हें लगा कि इतनी मोटी पोथी को तो हम छाप करके, उन्हें ये भी पता चला कि इन लोगों ने सारी कॉपियां खरीद के जला दी हैं और उनके हाथ में सिर्फ एक कॉपी है, तो वो छपवा के फिर से बांट तो सकते नहीं है। तब उन्होंने क्या किया कि सन्यासी थे तो लोगों से थोड़ी मदद ली, पैसे मांगे और फिर उसका एक सार लिखा। दुर्भाग्य है मित्रों कि उन्होंने जो सार रूप में छापा था वो कॉपी भी मेरे पास थी। मैं कई जगह घर बदलता रहा, उस क्रम में वो कॉपी कहाँ छूटता गया, कहाँ रह गया, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो कॉपी भी मेरे पास थी। और अब तो खैर मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है, ये इतनी मोटी और ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उसकी कहानी भी बताऊंगा। हुआ क्या कि वे अपने तरफ से फंड को इकट्ठा करके और उन्होंने कुछ 100 या 1000 कॉपी छपवाई और उसे अपने हिसाब से लोगों से पैसा लेकर घूम घूम के पूरे देश में बांटते रहे। और इसी क्रम में भूखे प्यासे घूमते फिरते सन्यासी थे, कोई अपनी संपत्ति नहीं, घर छोड़ करके गेरुआ कपड़ा पहन करके गांव गांव जंगल जंगल घुमा करते थे, लोगों को देते थे, जागरूकता करते थे। उस समय के जनसंघ, हिंदू महासभा इत्यादि तमाम विश्व हिंदू परिषद के लोगों के दर दर जा करके नॉक करते थे, कुछ कीजिए कुछ कीजिए कुछ कीजिए। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने थोड़ा आश्वासन भी दिया, घबराइए मत, हम इनको तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम ऐसा करेंगे कि इनके पैरेलल हम ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देंगे। लेकिन ऐसे करते करते वे थक गए थे। 1982 में उनकी मुलाकात वॉइस ऑफ इंडिया के प्रकाशक सीताराम गोयल से होती है। सीताराम गोयल की लिखी एक
पुस्तक उनके हाथ लगती है, जिससे उनको लगता है कि यह व्यक्ति मेरा यह काम कर सकता है। और फिर वो दिल्ली पहुंच करके सीताराम गोयल से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे आशा है कि आप ये करेंगे। और सीताराम गोयल को इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन वे इसको कभी पूरी तरह से पढ़ नहीं सके थे। और उसके बाद ये जो कॉपी मैं आपके सामने, उसका जो पहला पृष्ठ आपको दिखा चुका हूं, उसके बाद इसे 1997 में पब्लिश किया गया। इस पब्लिकेशन का हिस्सा मैं भी था। उस समय मैं आदित्य प्रकाशन में कॉपी एडिटर हुआ करता था और इसको छापने की पूरी प्रक्रिया में मैं शामिल था। खैर, ये तो इस बात की ओर मैं उतना फोकस नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ता हूं। तो ऐसे करके क्रिश्चियन मिशनरीज ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से दबा दिया, छिपा दिया, खत्म कर दिया। मामला आगे बढ़ा। मामला आगे बढ़ा कैसे कि लोगों के पास जो बची खुची जो प्रतियां रह गई थी, और वो फिर छपने के बाद, अब जब ये चीज आम हिंदू तो नहीं समझता था, आम सनातनी, आम भारतीयों को तो जानकारी नहीं थी। क्रिश्चियन मिशनरीज को आज भी इस बात की जानकारी है कि नियोगी कमेटी नाम की कोई चीज थी, और कुछ लोगों को जानकारी जो होती है वे अभी भी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल वॉइस ऑफ इंडिया ने इसको छापा है, इसकी पुरानी प्रतियां कई लाइब्रेरी में धूल खा रही होंगी। कुछ बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, उस समय के जनसंघ के नेताओं के घरों की किसी लाइब्रेरी के किसी कोने में दबी पड़ी होंगी, लेकिन सार्वजनिक नहीं है। और आज जबकि वॉइस ऑफ इंडिया ने इसे छाप भी दिया है, तब भी यह सार्वजनिक नहीं है। मैं तो आपको इसीलिए कह रहा हूं कि जो हो रहा है, क्या वही चीज, वही विमर्श, उसी विमर्श पर चर्चा होनी चाहिए, या जो होना चाहिए उस विमर्श पर आना चाहिए। तो अगर उस विमर्श पे आना चाहिए तो मित्रों, ऐसे तो नियोगी कमेटी रिपोर्ट के ऊपर एकदम से एक कह सकते हैं एक ताजी चर्चा होनी चाहिए, एक नए विमर्श को खड़ा करके एक अलग सीरीज पर मुझे चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन अचानक से मैं इसकी योजना भी बना रहा था, लेकिन आदमी कहते हैं ना कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो आलस से होता है। इस नाते मैं इसको कर नहीं पा रहा था। लेकिन मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा इन मीडिया वालों को कि यद्यपि इनका उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन इन लोगों ने अनजाने ही सही इस मुद्दे को खड़ा कर दिया। और मैं इसको एक अवसर के रूप में लेकर के आपको नियोगी कमेटी रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं। आप आज भी वॉइस ऑफ इंडिया के साइट पे जाएंगे तो नियोगी कमेटी रिपोर्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी, आप पढ़ लें। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इसका एक दो रेफरेंस आपको सुनाना चाहूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये अलग अलग हिस्सों में बटी ये जो रिपोर्ट है, उसके कई हिस्सों में कई चीजें हैं। आखिरी हिस्से यानी इसके पार्ट 4 में कंक्लूसिव रिमार्क्स या फाइंडिंग्स हैं। उसके पहले, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद जो है, इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बात है कि ये रिपोर्ट कैसे बनी। उसके बाद ये रिपोर्ट यानी ये कमेटी गांव गांव, शहर शहर जा करके, विशेष करके मध्य प्रदेश के गांव गांव और शहर में जा करके हर तरह के लोगों से जस्टिस नियोगी मिलते हैं। वहां के लोगों से वहां की समस्याओं को, विशेष करके क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज के संदर्भ में जो भी गतिविधियां होती थी उसके बारे में लोगों से पूछते थे, और उनकी बातों को एकदम सच्चाई के साथ रिकॉर्ड कर लिया जाता था। उसी क्रम में एक आध बातें जो मैं आपसे साझा करूंगा, क्योंकि इसे मैं बहुत लंबा करूंगा तो ये तो घंटों में भी खत्म नहीं होगा। ये तो इतनी बड़ी रिपोर्ट है कि इसे हम पढ़ते चले जाएं तो कई घंटे इसमें चले जाएंगे और हर समय हमारा खून ही खौलेगा। तो मैं शुरू करता हूं 2-3 रेफरेंस के साथ, और फिर मैं अपने कंक्लूसिव रिमार्क्स पे आ जाऊंगा। कि अमरावती जिले के कुछ लोगों को, जो जागरूक लोग थे, जिन लोगों ने इस तरह की शिकायतें की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, उनका कहना था, और मैं एकदम जैसे जस्टिस नियोगी ने जिस भाषा में लिखा था मैं पढ़ के सुना देता हूं। मिशनरीज टेक एडवांटेज ऑफ द पॉवर्टी एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल। द कन्वर्ट्स बिगिन टू हेट हिंदुइज्म। दे पुट ऑब्स्टिकल्स इन द वर्क ऑफ आदिवासीज। मिस क्लूथ एक कन्वर्ट महिला का नाम है। मिस क्लूथ refused to pay sales tax, saying that it was not her government. This shows anti-national tendencies. If they want to really help Indians, they should send money to India government. Christian prayers are offered by school boys in Holy Cross convent. Why should institutions receiving fees from students and grants from local bodies be allowed to preach religious prayers? कहने का मतलब, ये स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि भाई
मिशनरी जो है यहाँ के लोगों की गरीबी का, उनके शोचनीय अवस्थाओं का लाभ उठा करके इस एक्सटेंट तक उन्हें राष्ट्रद्रोही बना देते हैं कि एक कन्वर्ट जो है, कन्वर्ट महिला मिस क्रूथ नाम की, वो कहती है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को सेल्स टैक्स क्यों दूं? ये मेरी गवर्नमेंट नहीं है। तुम्हारी गवर्नमेंट कहां है? इटली में है। पोप है उसका राजा। उस पर भी आऊंगा, वो बड़ी भयानक। ये रिपोर्ट कोई ऐसे नहीं, चौंकाने वाली ही नहीं है, ये आंखें खोल देने वाली है। हम भौचक्के रह जाएंगे। जो बात आज हम नहीं कर पा रहे हैं, वो बात 1956 में नेहरू के रहते की गई थी। फिर वहां के लोगों की शिकायत है कि भाई यहाँ की जो, अगर इन्हें इतना ही शौक है भारतीय लोगों की सहायता करने का, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दीजिए। लेकिन आप क्या करते हो? होली क्रॉस कन्वर्ट स्कूल्स में क्या करते हो? बच्चों से फीस लेते हो, लोकल बॉडीज यानी गवर्नमेंट बॉडीज से तुम ग्रांट लेते हो, और ग्रांट लेने के बाद तुम करते क्या हो? तुम हमारे ही लोगों को कन्वर्ट करके गैर राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय देशद्रोही बना देते हो। वाह वाह। इसमें ऐसे ऐसे तमाम लोगों के इंटरव्यूज किए गए। एक एक इंटरव्यू अगर पढ़ने को जाऊं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन उसमें मैं उनके तरफ का एक आदमी का वाक्य सुनाता हूं जिसका नाम है जॉन रॉड, जो अचलपुर कैंप बेरार अमरावती का है। वो चूंकि उसे जो लाभ मिलना चाहिए था एक क्रिश्चियन के रूप में, उस लाभ से उसे किसी कारण से वंचित कर दिया गया। वो कारण बता रहा है। वो कंप्लेन दे रहा है, कंप्लेंट अगेंस्ट रेवरेंड मेजर सुपरिंटेंडेंट कोठारा लेप्रेसी होम। कोठारा लेप्रेसी होम का जो सुपरिंटेंडेंट है, क्यों? वो कहता है बिकॉज ही हैड डिस्चार्ज्ड मी, वो वहां एम्प्लॉयड था, on the ground that I was not doing spiritual, evangelistic and proselytizing work। वो स्पिरिचुअल काम नहीं कर रहा था, इवेंजेलिकल काम नहीं कर रहा था, प्रोजलिटाइजिंग यानी लोगों को विधर्मी नहीं बना रहा था, हिंदुइज्म से ईसाई नहीं बना रहा था, इसलिए उसे वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और वो कहता है कि जो सुपरिटेंडेंट है, ही हैज विक्टिमाइज्ड अदर्स। जो जो कन्वर्ट करके उसे कहा गया तुम और लोगों को कन्वर्ट करो, यही तुम्हारा काम है, और इसने वैसे लोगों को विक्टिमाइज किया। एंड इंटेंड्स टू ट्रीट सम मोर सिमिलरली, ऐसा ही करेगा औरों के साथ। कब? एज सुन एज द कमिटी, वो कमिटी जो आज जस्टिस नियोगी के चेयरमैनशिप में खड़ी है, लिप्स बेरार, जब वो बेरार से चली जाएगी तो फिर ऐसा ही करेगा, यही उसका कहना है। ऐसे करके इस कमिटी ने मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जगहों और कई जगहों तो बिना गए लोग मिल गए। उस समय क्रिश्चियन मिशनरी, जो आज आप झारखंड के रूप में जिस जगह को जानते हैं, वो वास्तव में उनका झारखंड की राजधानी जो रांची है, उसे वो उन्हीं दिनों से रोमन कैथोलिक की राजधानी मानते थे, और वो लोगों को प्रॉमिस करते थे कि हमारा एक वी शैल हैव आवर प्रॉमिस्ड लैंड इन झारखंड विथ रांची बीइंग इट्स कैपिटल। और उसको उन लोगों ने साबित कर दिया, तोड़ दिया। आज झारखंड नामक एक रियलिटी है, जो उस समय प्रॉमिस था, यानी 47 के बाद या उसके पहले भी जो एक प्रॉमिस था, उसको उन लोगों ने करके दिखा दिया। आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि नेम द स्टेट्स विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2000, कैन यू स्टार्ट विथ द सॉर्दर्न मोस्ट ऑफ दिस थ्री। तो लोग कहते हैं आंख बंद कर करके छत्तीसगढ़, हाँ झारखंड, देन दे गो टू उत्तराखंड। ये सारी करतूतें हुई हैं, और इस तरह इस रिपोर्ट में ऐसी तमाम उन बातों को लाया गया है जिन बातों को लेकर के हमारे खून खौल जाएंगे। लेकिन मैं इस तरह के इंडिविजुअल रिपोर्ट्स को ही छोड़ता हूं। मैं फिर कभी नियोगी कमेटी रिपोर्ट पे जब बातें करूंगा तो और बातों को लाऊंगा। लेकिन इसमें दो और महत्वपूर्ण रेफरेंस को पढ़ करके मैं उपसंहार यानी कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगा। इसके कई हिस्सों में से मैंने चौथा हिस्सा जो है कंक्लूजन है। पहला हिस्सा जो है वो इंटरव्यूज, रिपोर्ट, गांव गांव में मीटिंग करके वहां हर तरह के लोगों को बुलाना, जो कन्वर्ट चुके हैं उनको भी, जो हिंदूज हैं वो भी, जो कंप्लेन करते हैं वो भी, और यहां तक कि प्रिस्ट और फादर को भी। सहज है, जो प्रिस्ट होगा, जो फादर होगा, वो क्यों करके कहेगा कि हम कन्वर्सन करते हैं? वो तो कहेगा ही ना कि नहीं भाई, हम तो जो है लोगों को उनकी सहायता करते हैं, बीमार भूखे नंगों को कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, जो जिनको लेप्रेसी हो गया है, बूढ़े हो गए, उनको सहारा देते हैं। हम कभी किसी को कंपेल नहीं करते हैं कि बाइबल पढ़ो। स्कूल में जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ाते हैं, जो क्रिश्चियन बनना चाहते हैं उन्हें बनाते हैं। हम इससे अधिक कुछ नहीं करते, हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं होता है। इस प्रकार से
वे बड़े भोले भाले बन के इंटरव्यू करते हैं, वो भी चीजें यहाँ आती हैं। फिर उन लोगों का भी आता है कि वे गरीब थे, उन्हें किसी ने, हिंदू समाज ने सताया, ऐसा उनको जानबूझ करके डॉक्टर्ड और इंजीनियर्ड स्टेटमेंट लिख करके दिए गए थे, वो रट करके वहां बोल देते हैं। इस तरह की सारी बातों को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से बोल देते हैं, हम गरीब थे, हमको चावल दे दिया और कहा कि हम चावल तुमको तभी देंगे तब तुम क्रिश्चियन बन जाओगे, या कोई सहायता इसलिए कर दी। तो मतलब कुछ बातें नहीं भी कही गई हैं, उसको भी आप उनके स्टेटमेंट से पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यद्यपि वो शुरू का जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज पे है, लेकिन उससे भी भयानक जो एक इसका हिस्सा है वो 26 पन्ने का जो पार्ट 2 है वो बहुत ही भयानक है, क्योंकि तमाम चीजें आप पढ़ लें क्रिश्चियनिटी के बारे में, इससे भयानक बात नहीं मिलेगी, जिसमें वो कहते हैं मिशंस इन मध्य प्रदेश एंड इंडिया चैप्टर 1, जिसमें वो क्रिश्चियन मिशनरीज के भारत में आने के बाद उनके पांव पसारने की ऐसी भयानक तस्वीर सामने है, यानी तथ्यात्मक रूप से, जिसे आप पढ़ेंगे तो आप एकदम बौखला जाएंगे। अरे हम कहाँ रह रहे हैं, हम तो बॉलीवुड के मनोरंजन में खोए हैं, हम तो पैसा कमाने में खोए हैं, हम तो टेलीविजन के वो शोरगुल वाले डिबेट में खोए हैं, हम तो अपने करियर बनाने में खोए हैं, हम बिना मतलब के हल्ला हंगामा और तमाशे में खोए हैं, और हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींची जा रही है, भारत को खोखला किया जा रहा है, और हम बड़ी बेपरवाह तरीके से बैठे हुए हैं। उसका मैं सिर्फ ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ूंगा और फिर कभी एक नियोगी कमेटी के सीरीज में इन बातों की विस्तृत चर्चा करूंगा। मैं ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ता हूं मित्रों। जस्टिस नियोगी अपने पार्ट 2 के चैप्टर 1 में मिशंस इन मध्य प्रदेश एंड इंडिया में कहते हैं, मिशनरीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सो वाइड स्प्रेड इन द कंट्री दैट दे सीम टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट विद इन स्टेट। एक क्रिश्चियन मिशनरी इतने बड़े और बृहद है कि वे देश के भीतर एक देश के रूप में ऑपरेट करते हैं। आपने उदाहरण देखा था मिस क्लूथ का, जो कह रही थी कि हम सेल्स टैक्स को क्यों दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारा स्टेट नहीं है। द रोमन कैथोलिक चर्च इज ए हाईली सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में वो बार बार कहते हैं कि झारखंड बनेगा तो रांची उसका होगा। आप रांची के पुरुलिया रोड में जाकर देख लीजिए। Spread over all the world with power concentrated in the Pope, Vatican City, who, in the words of Pope Leo XIII, in the encyclical letter dated June 20, 1894, holds upon this earth the place of God Almighty. Hence, he is crowned with a triple crown. वो ट्रिपल क्राउन पहनता है पोप, क्यों? एज किंग ऑफ हेवन एंड ऑफ अर्थ एंड ऑफ द लोअर रीजन्स। कितनी भयानक बात है, जिसे हम अगर केवल पढ़ते हैं तो हमें क्रोध आ जाता है। तो आप जरा कल्पना करके देख लीजिए कि इन बातों का प्रभाव जो कन्वर्ट हो चुके लोग हैं उनके ऊपर कितना भयानक होता होगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक और बात पढ़ करके मैं आता हूं इसके कंक्लूजन में कि ये क्यों जरूरी है इस विमर्श को आगे बढ़ाना। जब वो अपने फाइंडिंग्स में जब वो सजेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उसका मैं आखिरी का मतलब वो पेनल्टीमेट पैराग्राफ, यानी आखिरी से एक पहला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ता हूं और वो आपके साथ साझा करता हूं। वो सजेशन देते हैं कि नो फॉरेनर शुड बी अलाउड टू फंक्शन इन ए शेड्यूल्ड और ए स्पेसिफाइड एरिया आइदर इंडिपेंडेंटली or as a member of the religious institution unless he has given a declaration in writing that he will not take part in politics। यानी ये सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज में नहीं थे, ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स करते थे। इन्हीं की पॉलिटिक्स का नतीजा है झारखंड, छत्तीसगढ़। इन्हीं के पॉलिटिक्स का नतीजा है केरला। इन्हीं की पॉलिटिक्स का नतीजा है नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। इन्हीं के पॉलिटिक्स का नतीजा है आज का जो कह सकते हैं बेखबर देश हमारा, जहां लोग इन चीजों से बेखबर होकर के किसी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के बहकावे में आकर के ये पूरी की पूरी मीडिया को क्या चाहिए था पता करते। ये अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति वालों ने आखिर इनके खिलाफ जो मामला किया क्यों किया, तो उन्हें पता चलता कि ये क्या क्या करते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या क्या करते हैं, ये इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम में ये वे लोग जो तड़प रहे थे सदियों से, शताब्दियों से तड़प रही थी उनके परिवार कि भैया हे मेरे हिंदुओं, हे मेरे अग्रजों, हे मेरे मूल परिवार, हे मेरे अपने घर,
तुम मुझे वापस बुला लो, मैं सुबह का भूला हूं, शाम हो चुका है, मैं घर आ रहा हूं। सुबह के भूले को भूला नहीं कहते हैं। सुबह का भूला यदि शाम को घर चला है, चलो ये दिन बहुत लंबा था, ये 1400 वर्षों का दिन था, ये 1300 वर्षों का दिन था, 1200 1000 वर्ष का ये लंबा दिन था, मैं लौट रहा हूं, मुझे वापस तो आने दो, मैं घर के बाहर ठंड से ठिठुर करके मर जाऊंगा। लेकिन हमने अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से अपने कान बंद कर लिए थे। लेकिन आज यदि इनकी बातें सुनी जा रही है, कोई हमारे घर के सामने नॉक कर रहा है और कह रहा है कि हमें भीतर बुला लो, तो फिर हम कह रहे हैं कि अच्छा ये चमत्कार कर रहे हैं। तुम अगर जानते कि ये इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं कि लोगों की घर वापसी कर रहे हैं, जो इतने लंबे शताब्दियों से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बिलप रहे थे, विलाप कर रहे थे, उनमें से लगभग ये अलग अलग अवसरों पर दर्जनों परिवारों को की घर वापसी करवाते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो ईसाई हो। दिलीप सिंह जुदेव नामक जशपुर के जो युवराज हुआ करते थे, अब उनके बेटे अब तो नहीं रहे, वे भी ऐसा काम करते हैं। अलग अलग संस्थाएं ऐसा काम करती हैं, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी रूपी यवन कैंप में, विधर्मी कैंप में चले गए हैं, उन्हें वापस लाते हैं। चूंकि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकदम युवा है, 26-27 वर्ष के नवयुवक हैं, सन्यासी हैं अभी तक, और एक बहुत बड़े, एक तरह से कह ले बहुत बड़े मठ के उत्तराधिकारी हैं, तो उनका प्रभाव और उनके चमत्कार वाले कार्यक्रम से उनका प्रभाव और उनकी व्यापकता इतनी बड़ी है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र होना एकदम लाजिम था, और यही हो रहा है। तो मीडिया को चाहिए था कि वे इस बात की खबर लेते कि आखिर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कोई इस तरह का दुस्साहस कर रहा है, तो उसके पीछे ऐसे तो अपने ट्रेनिंग में तुम मीडिया वाले बेहुद्दों सिखाते हो कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग क्या होती है।